नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के पार्ट 18 पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, वहां पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं अनअकैडमी प्लस पे भी लाइव पढ़ाता हूं, तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे जो लाइव क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते समय आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करें। तो मेरा रेफरल कोड है abhishek.rj_smartclass। अगर आप इस रेफरल कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है अनअकैडमी प्लस पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। याद रखेंगे, दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर का पीएच मान कितना होता है। तो टमाटर का पीएच मान होता है 4.2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे टमाटर का पीएच मान कितना होता है 4.2। अगला प्रश्न है कि अंगूर का पीएच मान कितना होता है। तो अंगूर का पीएच मान होता है 3.1। ठीक है, अंगूर का पीएच मान कितना होता है 3.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान होता है 2.2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इनको याद कर लीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि दूध का रंग, गाय का जो दूध का रंग है वो पीला किस कारण होता है। तो आप याद रखेंगे गाय के दूध का रंग जो पीला होता है वो होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, गाय के दूध का रंग पीला होता है किस कारण, कैरोटीन के कारण। और पेड़ की पत्तियों का रंग भी कैरोटीन के कारण ही पीला होता है। हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, जबकि पीला होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने नींबू की बात की, तो अक्सर पूछ लेते हैं कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो याद रखेंगे नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो याद रखेंगे सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सिरका में कौन सा एसिड मिलता है, सिरका में मिलता है एसिटिक एसिड मिलता है। ठीक है, दही में कौन सा एसिड मिलता है। तो याद रखेंगे दही में लैक्टिक एसिड मिलता है। ठीक है, दही में कौन सा एसिड मिलता है। तो याद रखेंगे दही में लैक्टिक एसिड मिलता है। ठीक है, उसके अलावा अक्सर जो है पूछ लिया जाता है कि इमली में कौन सा एसिड मिलता है। तो इमली में मिलता है टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, इमली में कौन सा एसिड मिलता है, इमली में मिलता है टार्ट्रिक एसिड। चींटियों में कौन सा एसिड मिलता है, लाल चींटियों में कौन सा एसिड मिलता है। तो चींटियों में मिलता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चींटियों में कौन सा एसिड मिलता है, फॉर्मिक एसिड। घास में कौन सा एसिड मिलता है। तो घास में मिलता है, याद रखेंगे ऑक्जेलिक एसिड। घास में कौन सा एसिड मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ये एग्जाम में जो है कई बार पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो घास में मिलता है ऑक्जेलिक एसिड। और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि खाद्य पदार्थ के संरक्षण में कौन सा एसिड जो है प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण है, खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण है, तो उसमें प्रयोग किया जाता है बेंजोइक एसिड का। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको ऑप्शन में गोमुख मिलता है तो फिर आप गोमुख पे टिक करोगे, क्योंकि गोमुख गंगोत्री के पास में ही स्थित है, जो कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है। और गोमुख अगर नहीं दिया है तो फिर आप गंगोत्री पे भी टिक कर सकते हो। चलिए, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, गोमुख, गंगोत्री। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है क्या है। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, और यह तिब्बत में स्थित है। और आपको पता होगा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, ये सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी जो है तो इसको बांग्लादेश में जानते हैं पद्मा के नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। और जब इन दोनों की धाराएं आपस में मिलती हैं, पद्मा और जमुना की, बांग्लादेश में, तो इनकी संयुक्त धारा को कहा जाता है मेघना। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर। यह नासिक के पास स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, नासिक के पास में स्थित है, महाराष्ट्र में। और आपको पता होगा कि नासिक जो है यहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। ठीक है, यहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। और ये जो आपकी गोदावरी नदी है, जो गोदावरी नदी है, तो इसको दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं, गोदावरी नदी को बोलते हैं दक्षिण की गंगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे इसको।
अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। और 4 प्रमुख नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो उनको याद रखने की जो टेक्निक है वो है समानता। तो इससे याद रखेंगे, सा से होता है साबरमती, मा से होता है माही, ना से होता है नर्मदा और ता से होता है ताप्ती। ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये वो प्रमुख नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं और ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल है कैलाश पर्वत। वही कैलाश मानसरोवर वाला जो कैलाश पर्वत है, तिब्बत में है ये। तो ये सतलज नदी का उद्गम स्थल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व में किस देश के द्वारा सर्वप्रथम पर्यावरण अधिप्रभाव के आकलन की शुरुआत की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का वह पहला कौन सा देश था जिसके द्वारा सबसे पहले सर्वप्रथम पर्यावरण अधिप्रभाव के आकलन की शुरुआत की गई थी? तो आपका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण अधिप्रभाव आकलन की शुरुआत कब की गई थी? तो सही उत्तर है 1994, 1994। तो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। भारत में इस पर्यावरण अधिप्रभाव आकलन की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1994 में। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रबंधन में कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो इसमें याद रखेंगे 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, वन संसाधन, मृदा प्रबंधन और वन्य जीव संरक्षण। तो पर्यावरण प्रबंधन में 3 क्षेत्र शामिल किए गए हैं, जिनमें है वन संसाधन, मृदा प्रबंधन और वन्य जीव संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कि विश्नोई आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो विश्नोई आंदोलन का संबंध है राजस्थान से। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, तो आपको खेजड़ी वृक्ष के बारे में उसमें बताया गया है। तो जो ये खेजड़ी वृक्ष है, ये राजस्थान में एक जगह है खेजड़ली, एक गांव है राजस्थान में खेजड़ली, जहां पे ये वृक्ष पाया जाता है खेजड़ी का, और ये जोधपुर जिले में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? जोधपुर में। तो यहीं से संबंध है विश्नोई जो है, जो लोग हैं उनका। और यहाँ पे अमृता विश्नोई, आपने सुना होगा, अमृता विश्नोई जो है, तो उनके नाम पर सरकार के द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण का पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, तो विश्नोई लोगों ने सबसे पहले आंदोलन जो है उसकी शुरुआत की थी, और ये जो है खिजड़ी गांव में ये शुरुआत हुई थी। खिजड़ीली गांव में ये शुरुआत हुई थी, और यहाँ पे खेजड़ी नामक वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो विश्नोई आंदोलन का संबंध याद रखेंगे कहां से है? राजस्थान से है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, चिपको आंदोलन का संबंध कहां से है? चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो है उत्तराखंड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन है आपका चिपको आंदोलन। तो इसकी जो शुरुआत है वो उत्तराखंड में की गई थी। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है ये की गई थी चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो कि इसके जो प्रेरणा स्रोत थे वो चंडी प्रसाद भट्ट थे। और अगर ये पूछा जाए कि चिपको आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो जनक कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, तो चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। और चिपको आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। चिपको आंदोलन से ही प्रेरित होकर दक्षिण भारत में एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिको आंदोलन। ठीक है, तो चिपको आंदोलन से ही प्रेरित होकर दक्षिण भारत में एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसको कहा जाता है एपिको आंदोलन, और इसकी शुरुआत की गई थी कर्नाटक में। ठीक है, याद रखेंगे कहां की गई थी इसकी शुरुआत? कर्नाटक में। और इसकी शुरुआत की गई थी पांडुरंग हेगड़े के द्वारा। तो अगर आपसे पूछें कि एपिको आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है पांडुरंग हेगड़े को, और राज्य याद रखेंगे, राज्य है कर्नाटक। चलिए आगे देखते हैं। साइलेंट वैली आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो साइलेंट वैली आंदोलन का जो संबंध है वो है केरल से। ठीक है, साइलेंट वैली, मौन घाटी, शांत घाटी, तो इस आंदोलन का जो संबंध है वो है केरल से, और अपनी जैव विविधता के लिए साइलेंट वैली काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, आपने पश्चिमी घाट सुना होगा। पश्चिमी घाट भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो जो साइलेंट वैली है वो पश्चिमी घाट का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि साइलेंट वैली किसका एक पार्ट है, तो ये पश्चिमी घाट का ही एक भाग है, जो कि अपनी जैव विविधता के लिए काफी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। जंगल बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जंगल बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो जंगल बचाओ आंदोलन का जो संबंध है वो है झारखंड से। याद रखेंगे, जंगल बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, एपिको आंदोलन, अभी मैंने आपको एपिको आंदोलन के बारे में बताया था। तो एपिको आंदोलन का जो संबंध है किस राज्य से है? कर्नाटक से है। और ये जो आंदोलन है ये चिपको आंदोलन से प्रेरित था। चिपको आंदोलन जिसका आयोजन किया गया था उत्तराखंड में, तो ये एपिको आंदोलन उसी से प्रेरित था। ठीक है,
एपिको आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो एपिको आंदोलन का जो जनक है यह कहा जाता है पांडुरंग हेगड़े को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपिको आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पांडुरंग हेगड़े को। अगला देखते हैं, नर्मदा आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो नर्मदा आंदोलन का संबंध है गुजरात से, और बाबा आमटे और मेघा पाटेकर इनका संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबा आमटे और मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका संबंध याद रखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। अगला प्रश्न है कि मैती आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो मैती आंदोलन का संबंध है उत्तराखंड से, और यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैती आंदोलन, ठीक है, महिलाओं से संबंधित है मैती आंदोलन। तो मैती आंदोलन का जो संबंध है किस राज्य से है? यह है उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिमी घाट आंदोलन का संबंध है महाराष्ट्र से। मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट जो है ये आपका अरब सागर के किनारे स्थित है। जो भारत में बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला एरिया है उसे हम बोलते हैं पूर्वी घाट, और जो अरब सागर वाला एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट आंदोलन का जो संबंध है वो महाराष्ट्र से है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें, आईयूसीएन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आईयूसीएन का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। आईयूसीएन का मुख्यालय जो कहां है स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। और रेड डेटा बुक जिसमें आपके जो है, आपको पता होगा कि जो विलुप्त होने की कगार पे जीव जंतु हैं उनके नामों को शामिल किया जाता है। तो जो रेड डेटा बुक है ये किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो ये आईयूसीएन के द्वारा ही जारी की जाती है, ठीक है। तो आईयूसीएन का मुख्यालय कहां स्थित है? स्विट्जरलैंड में, याद रखेंगे। और रेड डेटा बुक जो है किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो ये आईयूसीएन के द्वारा ही जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का भी जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं एक पॉइंट वायुमंडल के बारे में। देखो अक्सर ये पूछ लेते हैं कि जो वायुमंडल है, जो हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो वायुमंडल की जो ऊपरी परत है, वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं वायुर्विज्ञान। याद रखेंगे, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं वायुर्विज्ञान, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है एरोलॉजी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरोलॉजी, ठीक है। और वायुमंडल की जो निचली परत है उसका अध्ययन जो है वो कहलाता है मौसम विज्ञान। वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? मौसम विज्ञान। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है मेटेरोलॉजी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मेटेरोलॉजी। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यूएनईपी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो नैरोबी में स्थित है, ठीक है। यूएनईपी का मुख्यालय कहां स्थित है? नैरोबी में स्थित है। और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पुरस्कार है ग्लोबल 500, तो ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है ये किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। याद रखेंगे, ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है ये यूएनईपी के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है ये लंदन में स्थित है। लंदन आपको पता होगा इंग्लैंड की राजधानी है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहां स्थित है? लंदन में स्थित है। चलिए देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की जो घाटी है भाई ये स्थित है उत्तराखंड में। इसको बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। देखो दो हैं भारत में, एक है वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और दूसरा है साइलेंट वैली, तो वो केरल में स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न का उत्तर। तो आज का प्रश्न है कि अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ और भी फैक्ट्स पता है जो कि आप सोचते हैं कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बना सकें। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बहुत सारे वहां पे जो है पीडीएफ वगैरह मैंने शेयर किए हुए हैं, जो आपका सीटेट, यूपीटेट, रीट, एमपीटेट और भी जो बहुत सारे एग्जाम हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जाके टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करें। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है आरजी स्मार्ट क्लास, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, तो वहां पे जाके आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और जितने भी पीडीएफ हैं उनको एकदम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।